देश की महिलाओं को यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने सृजित किया एक ऐसा सपना जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने की मंशा रखता है। 98 साल उस मंशा का क्या हश्र हुआ है, वो कल देश की संसद में देश भर की महिलाओं ने देखा। कांग्रेस पार्टी इठिलाई, मुस्कुराई, उसने मेज थपथपाई। इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। लेकिन भाजपा के लिए सत्ता का संघर्ष नहीं है, समानता का अधिकार देने का प्रश्न था। आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कटाक्ष किया गया कि भाजपा में कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया। यह उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ कि महिलाएं याद रखेंगी। यह सत्य है, महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। महिलाएं याद रखेंगी कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर मुस्लिम महिलाओं के सर पर मंडराता रहा, उनके सपनों का संहार करता रहा। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया, कभी सुविधा नहीं दी। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में आयुष्मान भारत का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि भाजपा ने एनडीए की सरकार में पहली बार जेंडर बजट की व्यवस्था हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं। और देश की महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि 33% आरक्षण का बिल भाजपा ने एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में पास किया और कांग्रेस की मंशा 98 साल सपना दिखाना, जब सत्ता होना तब उस सत्ता का सदुपयोग करके महिलाओं को आरक्षण ना दिलवाना, बल्कि लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में उस बिल को लैप्स कराना। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है। लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना
कि साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। आज हम सबके सम्मुख आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि संवैधानिक ढांचे के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। श्रद्धामना स्मृति जी, मित्र संजय मयूख जी, पत्रकार मित्रों, आज मैं एक पीड़ा के साथ अपनी प्रेस शुरू करना चाहता हूं। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं और इसी सोच का कारण था कि पहले सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। याद होगा आपको, यूपीए के समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मित्रों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं समझती है, लेकिन जानबूझकर नहीं समझने का नाटक भी करती है। थोड़ा आज कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष के लोगों को संविधान बताना जरूरी है और देश को भी बताना जरूरी है। पहली बात, और ये आज से नहीं, जब से संविधान है तब से, कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन बिना परिसीमन के नहीं हो सकता। नो रिविजन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा और द विधानसभा इज पॉसिबल विदाउट डिलिमिटेशन। क्या है कारण? मैं प्रावधान बताऊंगा। क्योंकि डिलिमिटेशन होता है पॉपुलेशन के बिना पर। पॉपुलेशन तय करता है किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन उसकी संस्था क्या होगी, वो डिलिमिटेशन कमीशन होगा। मैं पहले आपके सामने संविधान की धारा 81 पढ़ना चाहता हूं, खास करके कांग्रेसियों की समझदारी के लिए। Subject to the provision of the House, the people shall consist of not more than 530 members chosen by election from the constituency of the state and not more than 20 from the union territory. दूसरा क्या है, और ये समझिए मैं क्लॉज 2 81 का पढ़ रहा हूं। 81 क्लॉज 2, there shall be allotted to each state a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between the number and the population of the state is the same as far as possible. और दूसरा क्या है, the state shall be divided into territorial constituency and so on and so forth. तो पॉपुलेशन की बिना पर सीट होगी, और ये कैसे होगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए। क्लॉज 3 पढ़िए। In this article, the expression population means the population as ascertained in the last preceding census of which the relevant figures are available. Population कौन होगा? जो पिछले सेंसस का फिगर अवेलेबल हो। अब आता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, आर्टिकल 82।
Upon the completion of each census, the allocation of seat in the House of the People and the state into territory shall be readjusted by such authority and in such manner as the Parliament may by determine. ये अथॉरिटी है डिलिमिटेशन कमीशन जो एडजस्ट करती है। 2002 में एक विषय आया, 2001 का सेंसस कंप्लीट हो गया, जो बार बार वाजपेयी जी की बात करते हैं ना, उसको भी क्लैरिफाई करना जरूरी है। उस समय एक बहुत आशंका प्रकट की गई कि पॉपुलेशन पर करेंगे 2001 में तो दक्षिण भारत के तो स्टेट्स का पॉपुलेशन कम हो गया है, क्योंकि वहां परिवार नियोजन काफी हुआ है, तो हम तो सफर कर जाएंगे। तो वहां पर एक निर्णय किया गया 2001 में, वो ये था कि also until the relevant figure for the first census taken after the year 26 has been published, it shall not be necessary to readjust. The allocation of seat in the House of the People to the state shall be on the basis of 1971 census. तो संविधान में बंदिश लगाई गई कि 2026 के सेंसस होने तक 1971 के सेंसस पे ही चलेगा। ये 543 सीट 1971 के सेंसस की है, जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा। उस समय देश की आबादी थी 54 करोड़, आज देश की आबादी है 140 करोड़। जैसा बताया माननीय स्मृति जी ने, वो कहती है हम डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं आप? अब जरा हम आते हैं 2023 के कानून पर। 2023 के कानून में लिखा हुआ है, वो भी पढ़ना जरूरी है। आर्टिकल 334, notwithstanding anything in the foregoing provision so and so, the provision of the Constitution relating to reservation of seats for women in the House of the People and of the Assembly shall be come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for the purpose of after relevant figure for the first time is taken after the commencement of the Constitution amendment. 23 के बाद जो पहला सेंसस होगा, उसके आधार पर, डिलिमिटेशन के आधार पर हम 33% करेंगे। अब ये चिंता क्या थी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सेंसस जब भी हो, दक्षिण भारत की संख्या घटती पॉपुलेशन के कारण। कल अमित शाह जी ने क्या बताया, जो नया संशोधन आया है उसमें सीधा क्या कहा गया है, 543 के बदले अब सीट्स की संख्या हो जाएगी 815। मतलब 543 की जगह पर आशंका नहीं हो तो हम इसको 815 मेंबर कर देंगे, पहली बात, ताकि 33% लोगों को आरक्षण मिल सके। दूसरी बात, इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप देखिए तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि चूंकि सेंसस करने में बहुत समय लगता, नया सेंसस करने में, फिर डिलिमिटेशन होने में, तो इस कारण से और विलंब होता, देश की नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम लास्ट पब्लिश सेंसस 2011 का है, उसके बिना पर हम डिलिमिटेशन कराएंगे। इसमें क्या गलत है भाई? कांग्रेस के मित्रों, थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे दूं, बिना डिलिमिटेशन के रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। There can be no readjustment of seats pursuant to any census without delimitation, because delimitation is the body to execute that. Delimitation Commission में कौन कौन होते हैं? नया जो कानून है, जब पहले का कानून वही है, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड या सिटिंग जज का चेयरमैन होगा, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या उनके प्रतिनिधि होंगे, और स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे हर स्टेट में। इसमें 5 लोकसभा के मेंबर और 5 विधानसभा के मेंबर होंगे, जिनको दोनों के स्पीकर तय करेंगे, और वो एसोसिएट मेंबर होंगे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा और जिनको साइन करने का भी अधिकार नहीं होगा। मतलब इट इज ए टोटली लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेडेड बाय ए रिटायर्ड और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। यह डिलिमिटेशन कमीशन। प्रियंका जी, राहुल जी से सवाल पूछना उचित है, समझदारी उन पर क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यह बताइए आप
कि आज तक कोई भी सेंसस का रीएडजस्टमेंट बिना डिलिमिटेशन कोई जगह हुआ है क्या? तो ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप कि हम डिलिमिटेशन के बिना करना चाहते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, शेमफुल, कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट, या फिर जानबूझकर विरोध करने के लिए विरोध। एक और बात जाननी बहुत जरूरी है और यह मैं दक्षिण भारत के लोगों को सावधान करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का यह तर्क जो है कि 543 में ही 33% कर दीजिए, तो पॉपुलेशन तो उनकी कम है उत्तर भारत की तुलना में। तो 543 में अगर पॉपुलेशन के बिना पर रीएडजस्टमेंट होगा तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। क्या तमिलनाडु की सीटें, क्या कर्नाटका की सीटें, क्या केरला की सीटें, क्या आंध्रा की सीटें, क्या तेलंगाना की सीटें? ये तो बहुत बेसिक समझदारी है। माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा? सबको इतनी इतनी सीटें मिलेंगी, जिसको आप जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो जो पूरा सेंसस का एक्सरसाइज इक्विटेबल है, समरूप है, समावेशी है, उस पर इन लोगों ने बात की है। और बहुत पीड़ा की बात है कि दक्षिण भारत के लोग भी इस झांसे में आए हैं या सच्चाई समझना नहीं चाहते। जैसा बताया गया स्मृति जी के द्वारा, वी आर कमिटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, और ये हमने सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है, जो गवर्नेंस के मॉडल को बताया। आज हमारी बेटियां राफेल की भी पायलट हैं। आज हमारी बेटियां, जो पूरा मंगलयान गया था, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट वर वुमेन। आज हमारे सेना में कमांड करने का अधिकार मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को दिया है, और बाकी तो आपने देखा ही है। ये ड्रोन दीदी, और मेरे बिहार में तो हमारी आजीविका दीदी ने कमाल कर दिया है। ये जमीन पर बदलाव हुआ है, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। और दक्षिण भारत में जो डीएमके पार्टी और उनके नेता जो इसकी प्रति जला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, द लीडर्स ऑफ डीएमके आर डेलिबरेटली अनकॉन्शियसली robbing the women of Tamil Nadu of their constitutional right to be a part of a total process as an MP और MLA, ये हम कहना चाहेंगे। तो मित्रों, ये कुछ मोटी बात मुझे आपको बतानी थी। जो आपके प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। कल विस्तार से माननीय गृह मंत्री जी ने इसको समझाया है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, संविधान स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे, और उसमें अगर महिलाओं के अधिकार भी होंगे उसका भी विरोध करेंगे। 3 तलाक का तो बिल मुझे ही मूव करने का सौभाग्य मिला पूर्व कानून मंत्री के रूप में। इन्हें हाउस में खुला विरोध किया। बाकी शाहबानों का केस तो आप जानते ही हैं। जो महिलाएं कश्मीर की थी, उनके साथ अत्याचार हुआ, आर्टिकल 370 का विरोध किया। तो हर बार महिला के हित के हर निर्णय का विरोध करना है, और ये तो उसका हाइट हो गया कि इतने ऐतिहासिक संवैधानिक पहल थी, उसको फ्रस्ट्रेट किया। लेकिन देश की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। जमीन पर इसका जबरदस्त असर होगा, और हम इसको गांव-गांव तक बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन किया। थैंक यू। नीरज पांडे, जी न्यूज। मेरा सवाल स्मृति जी से है। स्मृति जी, कल दिन गिरने के बाद से बयान भी आने शुरू हो गए हैं, और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी, उन्होंने बंगाल में कहा कि हमने संसद में भी हरा दिया है और मैदान में ही दिया रहेंगे। अमित शाह को उन्होंने खुली चुनौती दी है, बल्कि धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह सचमुच में बहादुर हैं तो 4 मई को कोलकाता में ही रुके, उन्हें दोपहर 12 बजे के बाद उनसे हम निपट लेंगे। नीरज जी, अक्सर देखा गया है कि शेर की पीठ पीछे गीदड़ मिमियाता है। ये शेर पर निर्भर करता है वो कब पलटकर जवाब दे। लेकिन इस प्रकार का बयान टीएमसी का देश के गृह मंत्री को धमकाना, चाहे गृह मंत्री हो या आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
हमने बार बार पश्चिम बंगाल की जनता से कहा कि सत्ता का वायलेंट दुरुपयोग, उसको परिभाषित किया है तृणमूल के गुंडों ने, और शायद वही भाषा अभिषेक जी ने बोली है। मैं इसको खाली एक सप्लीमेंट कर दूं। अब वो जुडिशरी को भी स्पेयर कर रहे हैं क्या? तो जजेस पर भी हमला करते हैं, तो ये उनका सही चेहरा है। ऐश्वर्या पालीवाल इंडिया टुडे। क्या मंशा है? उन्होंने मंशा स्पष्ट नहीं की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेकर अब तक उनका संवैधानिक सफर अगर देखा जाए तो महिलाएं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोट किया, उनके वोट्स की बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसा नहीं है अपने लिए कोई नया वोट बैंक कार्व आउट करने का प्रयास है। देश की महिलाओं ने चाहे 2014 हो, 19 हो या 24 हो, सतत प्रधानमंत्री मोदी का वोट देकर समर्थन किया है। ये जो बिल प्रस्तुत हुए, ये देश की साधारण महिला जो राजनीतिक आकांक्षा रखती है, जो राष्ट्र के संसद में योगदान देना चाहती है, उसके सामर्थ्य को बढ़ाने वाला बिल था। ये निश्चित रूप से वो नहीं समझेंगे जिनको विरासत में राजनीति मिली है। तो मेरी अपेक्षा नहीं है कि श्रीमती वाड्रा प्रधानमंत्री मोदी का ये प्रयास समझे जो देश की साधारण औरत को सशक्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी को, जैसा कि मैंने कहा, सतत देश की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। आमोद राय टीवी 9। देखिए आमोद जी, ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी को अपना कार्यकाल बड़े कन्वीनियंटली याद रहता है। जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप मढ़ती है कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में सत्र क्यों बुलाया, तो जैसा रविशंकर जी ने कहा कि संविधान जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। संविधान में कहीं भी एक कंपल्शन नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन तभी बुलाया जाए जब देश में कहीं कोई चुनाव ना हो। साथ ही 2013 में आपने सत्य कहा, विंटर सेशन बुलाया गया था जब राजस्थान का प्रदेश का चुनाव चल रहा था। आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करती हूँ, 2022 में भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा था जब देश की संसद में सत्र चल रहा था। जो चुनाव कौन जीता वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो जैसे कि रविशंकर जी ने अपने उद्बोधन में कहा, कांग्रेस बस बहाना तलाश रही है महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित रखने का। उनको कोई ठोस बहाना मिल नहीं रहा। कभी बहाना परिसीमन का लेते हैं, कभी बहाना स्पेशल सेशन का लेते हैं, कभी बहाना प्रधानमंत्री का लेते हैं, और आज तो इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर दी। कौन सा इंटरनेशनल प्रेशर है जो चाहता है कि देश की महिलाओं को आरक्षण मिले? तो बेतुकी बातों का कोई भी तुक वाला जवाब नहीं है आमुद जी। ये सत्य है कि इस देश में सेशन तब भी थे जब प्रदेश में चुनाव चल रहे थे। कांग्रेस भी ये जानती है, जिस प्रकार से कांग्रेस और उनके समर्थक दल जानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं संभव है, फिर भी मुस्लिम महिला के आरक्षण की बात करते हैं। तो अपने वोट बैंक को बरगलाने के लिए उनका ये दुस्साहस है। लेकिन मैं आभारी हूं कि मीडिया के माध्यम से, संसद टीवी के माध्यम से राष्ट्र की महिला ने विशेष कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का ये कर्तव्य, ये तमाशा और उनके साथ ये धोखा साक्षात देखा है। मैं एक चीज ऐड करना है, कांग्रेस का बैकग्राउंड। ये दोनों मामला मेरे ही प्रदेश से संबंधित है। जब पहली बार आया था तो लोकसभा में एक सज्जन फाड़ करके टेबल पर नाच रहे थे, याद है ना आपको? नाम लेकर मुझे सम्मान नहीं करना है, राय साहब याद होगा ना आपको? और दूसरा राज्यसभा में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहां भी छीन लिया और उसको फाड़ दिया। और ये दोनों उस समय की सरकार के एलआई थे इनकी पार्टियां। क्या कार्रवाई किया कांग्रेस पार्टी ने? प्रियंका जी जरा अपने अतीत को देखिए, और राहुल जी क्या आप लोग का कंडक्ट रहा है। सीधी सी बात है, दिखावे के लिए बिल लाना
और रोड़ा अटका करके फेल करना, बस यही इनका काम रहा है। विकास चंद्रा, न्यूज। मेरा सवाल है कि तमाम बातें प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई, कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं, वो चुनौती दे रही है कि पुराना कानून लेकर के आओ और सोमवार को सदन बुला लो, देखते हैं कौन विरोध करता है महिला आरक्षण। इसी में ऐड कर देता हूँ कि 543 का जो मौजूदा सीट है उसी पे आप आरक्षण ये सरकार दे, सब जो समर्थन करेंगे 2029 से लागू हो जाए। इसका उत्तर आप मुझसे मत पूछिए, इसका उत्तर पूछिए डीएमके से, केरल से, उनकी सरकार के कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनकी सरकार है। अगर अभी के 543 के आधार पर यह पूरा रीएडजस्टमेंट किया गया 33%, तो पॉपुलेशन की बेसिस पर होगा। वो पॉपुलेशन की बेसिस पर होगा तो दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, वो हम नहीं चाहते हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी ने विश्व साफ साफ कहा है, इसलिए वो नहीं हो, सीट बढ़ा रहे हैं। वैसे भी भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गया है, तो 54 करोड़ के पॉपुलेशन पर आज कोई संख्या रखी जाए, इसका कोई तर्क नहीं है, ये इसका जवाब है। यतीन्द्र शर्मा, टीवी 18। हमारा स्पष्ट उत्तर है, स्मृति जी भी इसको सप्लीमेंट कर सकती हैं। हम नारी उत्थान, नारी सशक्तिकरण को वोट के चश्मे से नहीं देखते हैं। ये हमारा कमिटमेंट है। और जो बातें उन्होंने पूरी विस्तार से बताई, गवर्नेंस में कैसे हमने काम करके दिखाया है, महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, ये हमने करके दिखाया है। एक अपने आदिवासी समाज की नेत्री को राष्ट्रपति बनाया है, ये हमने करके दिखाया है। अतः जनता पूरा आशीर्वाद देगी। हां, जनता के सामने उनकी काली करतूतों को हम एक्सपोज करेंगे कि क्या ममता जी और क्या कांग्रेस पार्टी या बाकी ये दिल से महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं चाहते। नीलू रंजन, दैनिक जागरण। स्मृति जी, ये बिल कल गिर गया और अब जो है 2027 में जो जनगणना की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे परिसीमन आयोग गठित होगा, फिर बिल आएगा। जो 2023 में जिक्र था कि 2034 में जाके महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा, तो क्या अब ये माना जाएगा 34 के पहले महिला आरक्षण लागू नहीं होगा? भारत सरकार ने जब 2023 में यह प्रस्तावना देश की संसद में रखी, तब विपक्ष का ये रुख था कि इसको त्वरित रूप से इंप्लीमेंट किया जाए। वही भारत सरकार जब त्वरित रूप से इसे इंप्लीमेंट करने का प्रस्ताव देश की संसद में लाती है, तो विपक्ष फिर अपना स्टैंड बदल लेता है। भारत सरकार की मंशा, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा स्पष्ट है, 23 में भी स्पष्ट थी, कल भी स्पष्ट रही। ये विपक्ष है जो गोल पोस्ट हर दिन बदलता है और 98 साल का एक सोच का एहसान जताता है। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा कि अगर आपको लगता है किसी भी प्रदेश के साथ संख्या की दृष्टि से भेदभाव हो रहा है, तो गृह मंत्री जी ने स्वयं यह प्रस्तावना की कि हम 50% का अपना वादा लिखित में अमेंडमेंट के स्वरूप में मूव करने को तैयार हैं, जो विपक्ष की मांग थी। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भारत सरकार और विशेषतः देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं विपक्ष की उस मांग पर भी स्वीकार करके बिल को पारित कराना चाहते थे, तब ऐसा क्यों है कि विपक्ष ने उस मौके का इस्तेमाल करके सभी प्रदेशों के साथ और देश की हर महिला के साथ न्याय करने से इनकार कर दिया? विपक्ष ये कतई आरोप नहीं लगा सकता कि हर पक्ष की बात सरकार ने नहीं सुनी। विपक्ष ये कतई आरोप नहीं लगा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। आपको याद होगा 2010 में भी राज्यसभा में जब बिल आया, तब कांग्रेस के समर्थक दलों ने उनका समर्थन नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनका सदन में समर्थन करके राज्यसभा में बिल पारित किया। प्रश्न ये उठता है कि 2010 में उनके पास संख्या लोकसभा में थी, वो जान चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर उनका समर्थन करेगी।
फिर उन्होंने लोकसभा में बिल को लैप्स क्यों होने दिया? बहुत बहुत धन्यवाद।